अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बुलडोजर इन दिनों भारत में राजनीति का नया प्रतीक चिन्ह बनकर उभरा है। इस बुलडोजर की चर्चा पिछले एक हफ्ते से कुछ ज़्यादा और 15 दिन पहले तो बहुत अधिक चल रही है, लेकिन आप थोड़ा पीछे जाएं तो आप ये पाएंगे कि बुलडोजर का जनक तो उत्तर प्रदेश है और यूपी की राजनीति से ही बुलडोजर का जन्म हुआ और अब पूरे देश भर में छा गया। यानी उत्तर प्रदेश पर बुलडोजर का पेटेंट है पॉलिटिकली। इस बुलडोजर ने दिल्ली में जो कुछ भी किया, पूरा देश में वो एक विमर्श का मुद्दा बन गया, एक बहस का विषय बन गया। इस बहस में दो विभिन्न विचारधाराओं के बीच एक बड़े टकराव का भी मुद्दा बनता जा रहा है। क्या वाकई में बुलडोजर विध्वंस का प्रतीक है, विनाश का प्रतीक है या फिर विकास का प्रतीक है? क्या बुलडोजर के जरिए जो कुछ भी हो रहा है वो नियम सम्मत, विधि सम्मत है या फिर बुलडोजर के जरिए किसी एक खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है? आज हम इस विषय पर गंभीर चिंतन करने वाले हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति से निकला हुआ बुलडोजर मध्य प्रदेश, गुजरात होते हुए अब दिल्ली पहुंच गया है और दिल्ली में कहर ढा रहा है। कहर इस तरह से ढा रहा है कि भारत की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पर को इसे संज्ञान में लेना पड़ा, कड़े आदेश जारी करने पड़े और बुलडोजर पर ब्रेक लग गया। बुलडोजर पर तकनीकी रूप से ब्रेक तो ज़रूर लग गया, लेकिन ये एक बड़े राजनीतिक विमर्श का मुद्दा बन गया। राजनीतिक विमर्श इस उद्देश्य से कि इसका इस्तेमाल क्या सही उद्देश्य के तहत किया जा रहा है या फिर इसका उद्देश्य कुछ और बड़ा है या फिर इस मसले को लेकर कुछ और गंभीर किस्म की सियासत की जा रही है। आखिर हो क्या रहा है? हमें इन विषयों पर बात करनी चाहिए और खुलकर इस मुद्दे को रखना भी चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जिस प्रकार की दलीलें प्रस्तुत की गई, उससे मामला बहुत ही पेचीदा होता जा रहा है। नई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ये कहना है कि उन्होंने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की, जबकि पिटिशनर्स के वकील ये दावा करते रहे और एविडेंस के साथ आए कि एक खास समुदाय के लोगों को चिन्हित करके उनके मकान, दुकान, उनके प्रतिष्ठान, उनके ठेले, उनकी गुमटियाँ, उनकी झोपड़ियाँ तोड़ दी गई। क्या वाकई में रामनवमी के दौरान हुई हिंसा के बाद ये अतिक्रमण की ड्राइव किसी खास मकसद से चलाई गई या फिर ये एक रूटीन इंक्रोचमेंट ड्राइव थी? फिलहाल तो इस पर ब्रेक लग गया है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि पिछले 2-3 दिनों से इस मसले को लेकर पूरी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है। अधिकांश जगहों पर आप इसकी चर्चा सुन रहे होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पक्ष को लिए उस पर कसूरवार ठहराना चाहिए। जिस प्रकार का वातावरण देश भर में बन रहा है उस पर एक नहीं, दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं और तीसरी स्टेक होल्डर इसमें गवर्नमेंट है, राज्य और केंद्र की सरकारें भी। भारत को इस वक्त शांति और समृद्धि की आवश्यकता है, क्योंकि आर्थिक हालात हमारे ऐसे हैं और दुनिया भर में ऐसे हैं कि हमें थोड़ा सा भी जोखिम हमें बहुत गहरे नुकसान और अंधकार में भेज सकता है। हमारे सामने श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे साउथ एशिया के देश इसका उदाहरण है कि उन देशों की अर्थव्यवस्था कहाँ पर खड़ी है। हम भी एक डेवलपिंग कंट्री हैं, विकासशील राष्ट्र हैं, हमारा भी अपना एक आर्थिक आकार है। क्या इस तरह के मसलों से लोगों के मन में जिस प्रकार से काम धंधे प्रभावित होते हैं, जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है और जैसा वातावरण बनता है, क्या ये उद्योग धंधों के लिए, कामकाज के लिए, किसी सभ्य समाज के लिए ठीक है या फिर नहीं ठीक है? क्योंकि जिस तरह की इस तरह के बुलडोजर की आँच हो या दंगों की आँच हो, इससे सरकारें प्रभावित नहीं होती बहनों भाइयों। राजनीतिक दलों का नफ़ा नुकसान तो बात की बात है, सबसे बड़ा डैमेज होता है तो सोशल फैब्रिक को होता है। जो समाज में रह रहे विभिन्न धर्म, पंथ, संप्रदाय, मजहब और अलग अलग विचारधाराओं, पूजा पद्धतियों की उपासना करने वाले लोग हैं, उनका नुकसान होता है। क्योंकि जब कानून सम्मत, विधि सम्मत कार्य होते हैं तो समाज उसे खुले मन से स्वीकारता है और जब नहीं होता है तब उसका प्रतिकार होता है। अब जैसे इस मामले में भी प्रतिकार शुरू हो गया है, क्योंकि इसमें कई ऐसे मसले सामने निकल कर आए जिनसे ये लग रहा है कि क्या धर्म का चश्मा पहनकर बुलडोजर चला या फिर ये बुलडोजर सही उद्देश्य के साथ अतिक्रमण हटाने के लिए चलाया गया। मैं चाहता हूं कि पहले आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर मैं इस परिचर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया है तो उसकी वजह से उन सब के लिए बहुत बड़ी राहत होगी और 2 हफ्ते बाद इसकी सुनवाई होगी। दोनों पक्षों का कहना है कि हमारे पास नोटिस जारी किए थे हमने, गवर्नमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो भी है, और हाई कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट कर रहे थे, जबकि पिटिशनर्स का कहना है कि नहीं, हमें कोई ऐसा नोटिस नहीं आया।
कि बिना नोटिस बिना किसी उसके आपने सीधे जो है लोगों का घर तोड़ दिया, लोगों की झोपड़ी तोड़ दी, लोगों के बरामदे तोड़ दिए। ये बहुत शर्मनाक है। बदले की भावना से अगर कहीं बुलडोजर किसी के घर पे चला दिया जाता है, कोई छोटी छोटी बातों पर चला दिया जाता है, तो वो नहीं चलाना चाहिए। रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा कि लगातार नोटिस दी जा रही है लीगल इन्फोर्समेंट के लिए, लेकिन वो नहीं पालन हुआ, तो अब जा कर के इसको एक कड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। तो आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो दलीलें दी गई, इसके पीछे के राजनीतिक उद्देश्य, राजनीतिक मायने, राजनीतिक मकसद, किसका नफ़ा, किसका नुकसान और पॉलिटिकली कौन किसको क्या अचीव कर रहा है, हम इन विषयों पर आज खुलकर और विस्तार से बहनों भाइयों चर्चा करने वाले हैं। राकेश त्रिपाठी हैं, भारतीय जनता पार्टी से एडवोकेट भी हैं। असीम वकार MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मतीन खान मुस्लिम लीग के अध्यक्ष और महंत राजू दास जी मेरे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र राजपूत जी मेरे साथ मौजूद हैं, AICC के प्रवक्ता हैं। और फ़खरुल हसन समाजवादी पार्टी से हैं। नरेश बलियान आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, दिल्ली से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। राकेश त्रिपाठी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आरोप ये लग रहा है कि एक धर्म विशेष, एक संप्रदाय विशेष, एक समुदाय विशेष को टारगेट करके जहांगीरपुरी में ये इंक्रोचमेंट के नाम पर जो ड्राइव चलाई गई, उसमें एक वर्ग विशेष को टारगेट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने तो इस पर स्टे लगा दिया, लेकिन विमर्श यही जा रहा है कि किसी को टारगेट करके यह कार्रवाई की गई है। टेलीफोन कनेक्शन अभी नहीं जुड़ पाया है। मैं टेलीविजन से आपकी आवाज सुनकर के बोल रहा हूं, तो हो सकता है शायद मेरी आवाज आप तक देर से पहुंच रही। बोले आप। देखिए, वास्तविकता पे ये नरेशन लगातार गढ़ा जाता रहा है, ये लगातार ये प्रयास किया जाता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कैसे ये झूठ फैलाया जा सके कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें मुसलमानों को प्रताड़ित करने का काम करती है। लेकिन ये स्पष्ट है कि ये बुलडोजर धर्म नहीं देखता है, ये बुलडोजर वैध और अवैध देखने का काम करता है। कहां पर वैध निर्माण है, कहां पर अवैध निर्माण है, और ये बुलडोजर विधि की परिधि के दायरे में ही चलता है। बुलडोजर कहीं पर इलीगल तरीके से चलाया जाएगा तो कोर्ट्स बैठी हुई हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी जो इस पे स्टे किया है, ये परमानेंट स्टे नहीं है। ये स्टे पहले कल 24 घंटे के लिए लगाया गया था, अभी 2 हफ्ते के लिए लगाया गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि जब इसकी अंतिम सुनवाई होगी और फाइनल फैसला होगा, तो देश की सुप्रीम कोर्ट भी अतिक्रमण को हटाने के सरकार के कदम को जायज ठहराने का काम करेगी। आज ये बड़ा आश्चर्य हो रहा है मुझे। मैं देख रहा कि कोर्ट में जो बुलडोजर के खिलाफ गए हुए वकील हैं, उन वकीलों के नाम और प्रोफाइल जरा देखिए। कपिल सिब्बल, सरीखे नमल, ये वकील ऐसे वकील हैं, मैं वकालत के प्रोफेशन में हूं, मैं जानता हूं। लाख रुपए नहीं, लाखों रुपए फीस लेते हैं। लाखों रुपए फीस लेने वाले लोग ये गरीब लोगों के पक्ष में खड़े नहीं हुए हैं ना। इनके पीछे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी होती हैं, कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या विपक्ष के तमाम पार्टी हो। ये समन्वित प्रयास करती हैं कि तुष्टीकरण करने के लिए कैसे ये दिखाया जा सके कि हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं। जबकि स्पष्ट तौर पर जहांगीरपुरी में ही जहां पर बुलडोजर चला है, वहां केवल मुसलमानों के मकान तोड़े गए ऐसा नहीं है, उसमें कुछ हिंदुओं के भी मकान टूटे हैं, कुछ हिंदुओं ने भी जो अवैध अतिक्रमण कर रखा था उनके टूटे हैं। ये हिंदू, मुस्लिम, यादव, ये विमर्श जानते हैं क्यों चल रहा है राकेश त्रिपाठी जी? क्योंकि आपने जो बताया कि बुलडोजर विधि के परिधि में चला, तो अगर बुलडोजर विधि के परिधि में चला तो सिर्फ जहांगीरपुरी में क्यों चला? सीमापुरी में भी चलना चाहिए, कृष्णापुरी में भी चलना चाहिए, बाकी जगहों पर भी चलना चाहिए था। सिर्फ उसी रूट पर क्यों चला जिस रूट पर रामनवमी वाले दिन वायलेंस हुआ था? नहीं, देखिए, 2 बातें हैं ब्रजेश जी। आज बुलडोजर यूपी में भी कहां चल रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि शायद वो भी इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाया होता तो बेहतर होता। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा ध्यान ही वहां जाता है जहां पर पूरा मामला कोई गर्म होता है, जहां पहले से ही अटेंशन क्रिएट होता है। जहांगीरपुरी इस समय देश भर के लिए एक अटेंशन का सेंटर है। आज देश भर की निगाहें जहांगीरपुरी पे है, क्योंकि वहां हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा में पथराव करने का काम किया गया था, और जिस तरह की वायलेंस वहां हुई थी, उस वायलेंस के कारण देश भर की मीडिया का, देश भर के लोगों की उत्सुकता है कि वहां क्या हो रहा है, और इसलिए वहां जब बुलडोजर चलता है तो वो राष्ट्रीय विमर्श का विषय बनता है। लेकिन आज शाहजहांपुर में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार जहां है, वहां भी बुलडोजर चला है।
लेकिन उस बुलडोजर की खबर आज इस पैकेज का हिस्सा नहीं है, इसलिए क्योंकि आज वो केंद्र नहीं है, चर्चा का विमर्श का केंद्र नहीं है। यूज्ड टू है कि जहां जहां उत्तर प्रदेश में नहीं, मैं बता देता हूं, जहां जहां इलीगल आज आपने वहां पर बुलडोजर चलाया है। चल रहा है उन रोशन लाल वर्मा जो आपको चुनाव के ठीक पहले छोड़कर समाजवादी पार्टी चले गए थे, चुनाव हार गए, चूंकि अब वो आपकी पार्टी में नहीं है तो आपने वहां बुलडोजर फिरा दिया। ब्रजेश प्रजापति जो आपकी पार्टी छोड़कर चले गए थे, चुनाव लड़े हार गए, आपने वहां बुलडोजर चला दिया। यही बताना चाह रहे थे आप? नहीं, मैं केवल यही नहीं बताना चाह रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि इसके अलावा भी नहीं, चूंकि आप बहुत आतुर थे काफी देर से, बार बार ये पूछना चाह रहे थे, तो मैंने कहा मैं नाम ही सामने रख देता हूं, झंझट खत्म। नहीं, मैं तो ब्रजेश जी केवल इतना कह रहा हूं कि देखिए खबर सुर्खियां किन के आधार पर बनती है। वहां पर ऐसी घटना हुई है जिस घटना के आधार पर उसकी फॉलोअप स्टोरी लगातार होती रहेंगी। वहां पर क्या घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं की हर प्रतिक्रिया को जोर शोर से दिखाया जाएगा और लोग देखना भी चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि वहां जो बड़ी घटना हुई थी उसके बाद मैं क्या आपको हो रहा बताऊं, है। किसी निर्दोष मैं व्यक्ति मानता के हूं घर, कि किसी प्रक्रिया का पॉलिटिकल हिस्सा है। व्यक्ति के घर, किसी गरीब के घर, किसी पूर्व विधायक के घर बुलडोजर चलाने पे कोई हंसना नहीं चाहिए राकेश त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए कोई एक मैं स्पष्ट कर दूं, ये कोई पॉलिटिकल व्यक्ति आपने बड़े उल्लासपूर्ण तरीके से 2 बार की चर्चा में ये उल्लेखित किया कि यूपी वाला आप नहीं बता रहे हैं कहां चला, तो मैंने कहा चलो बता ही देता हूं। नहीं, वो तो आपके पैकेज का हिस्सा नहीं था, इसलिए मैंने कहा मैं जानता हूं कि जिस उल्लासपूर्ण तरीके से आपने बताया तो मुझे लगा कि बता देना चाहिए। सब जगह रहता है। नहीं, मैं उल्लासपूर्ण नहीं, मैं तो ये बता रहा हूं कि बुलडोजर की कार्रवाइयां जहां जहां भी अवैध है, जहां भी अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की गई, और बाकायदे तो गिरोहबंद अधिनियम के तहत इसका धारा 14A में इसका प्रावधान है कि अगर किसी प्रकार से आपने गलत तरीके से संपत्ति को अगर खड़ा करने का काम किया है तो उसको डिमोलिश किया जाना चाहिए। थैंक यू राकेश त्रिपाठी जी, कानून की परिधि के दायरे में हो रहा है। शुक्रिया। मैं नरेश बलियान को आमंत्रित करता हूं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और दिल्ली की रूलिंग पार्टी से हैं, जिसकी तीसरी बार दिल्ली में सरकार है और जहां ये सब कुछ चल रहा है। बलियान जी, बहुत स्वागत आपका। मैं जानना चाहता हूं कि जहांगीरपुरी के लोगों ने आपको खुलकर वोट दिया, आपको जिताया, आपकी पार्टी को सरकार बनवाई, आज उन पर जब जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? देखिए, जो ये डेमोलेशन इन लोगों ने शुरुआत की जहांगीरपुरी से, ये डेमोलेशन केवल और केवल जानबूझ के की गई है। इसका रीज़न ये है कि इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है इन लोगों के पास, और इस मुद्दे के अलावा केवल ये जात के नाम पर, धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। इन लोगों ने गुजरात में किया, मध्य प्रदेश में किया, अब ये लोग दिल्ली आ गए। तो दिल्ली के अंदर 3 बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, इनके पास कोई तोड़ नहीं था आम आदमी पार्टी का। और तो ये जो 2020 के अंदर जो दंगे हुए थे, वो जब से गृह मंत्री अमित शाह जी बने हैं उसके बाद दिल्ली के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं, और उसमें 100% जो रीज़न है वो भारतीय जनता पार्टी का रीज़न है। और जितने भी मकान ये तोड़ रहे हैं, तो आप एक बिल है जो 2020 में 2020 में एक अनऑथराइज्ड कॉलोनी सेफ्टी बिल लेके आए थे। उस बिल का ये मतलब था कि दिल्ली के अंदर जितने भी पुराने मकान बने हुए उन मकानों में कोई डेमोलेशन नहीं होगी। और आज वो बिल जब पास हो गया उसके बाद ये मकान तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट से किस लिए फटकार मिली है इन लोगों को? क्योंकि पहले तो ये बिल लेके आए और बिल लाने के बाद आज उसको तोड़ने जा रहे हैं। दूसरी चीज, अवैध निर्माण एक दिन में तो हुआ नहीं। 15 साल से बीजेपी की सरकार नगर निगम के अंदर है, उस एमसीडी के अंदर, और वो जब अवैध निर्माण हुए तो कितना पैसा इनके काउंसलर्स ने लिया, कितना पैसा इन अधिकारियों ने लिया। एक सवाल ले लो, आपका क्या धर्म बनता है? आप तो रूलिंग पार्टी है वहाँ की, आप लगातार आपके एमएलए वहाँ से जीतते हैं, आपके पार्षद मैं आपसे यही बात कह रहा हूँ कि जी जो अवैध निर्माण ये कह रहे हैं तोड़ने के लिए गए, तो उस अवैध निर्माण को तोड़ने से पहले जब वो 15 साल इनकी सरकार थी तो वो अवैध निर्माण बना। और बना कैसे? बीजेपी की सरकार, काउंसलर इनके थे, इन लोगों ने पैसे लिए हैं, उसमें अधिकारियों ने पैसे लिए हैं, और आज वो अवैध निर्माण हुआ तो जिम्मेदारी किसकी थी? ये एमसीडी की, बीजेपी शासित एमसीडी की जिम्मेदारी थी। तो एक्शन होना चाहिए तो इन काउंसलरों के घरों पे भी होना चाहिए। आज दिल्ली के अंदर लगभग 160 बीजेपी के काउंसलर ऐसे हैं जो सवाल है मेरे पास में रहते जिनके नक्शे पास नहीं है।
सवाल यह है कि आप डॉक्टर कुमार विश्वास को लड्डू खिलाने पंजाब की जीत के बाद गाजियाबाद तो पहुंच गए थे, लेकिन आप अभी तक जहांगीरपुरी नहीं पहुंचे। देखिए, आम आदमी पार्टी इन लोगों के साथ खड़ी है। जिन भी लोगों के साथ कोई जुल्म कर रहा है, कोई अत्याचार कर रहा है, आम आदमी पार्टी इन लोगों के साथ खड़ी है। और पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की निगम के अंदर सरकार है, लेकिन कोई ये पूछने वाला नहीं कि अवैध निर्माण कैसे हो गया। मैं दिल्ली के तीसरे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर कांग्रेस को आमंत्रित करता हूं। सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ मौजूद हैं। राजपूत जी, मेरा आपसे वही प्रश्न है जो मैंने नरेश जी से शुरुआत में पूछा कि दिल्ली में आप अपोजिशन में हैं। ठीक है कि आपका कोई एमएलए नहीं जीता, लेकिन कभी दिल्ली में आपकी सरकार हुआ करती थी, तो आप भी एक बड़े मेजर स्टेक होल्डर हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जहांगीरपुरी में जो कुछ भी चल रहा है, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस पूरे देश में जहांगीरपुरी सहित गरीबों के साथ खड़ी है, हमेशा खड़ी रहेगी। कांग्रेस का आज डेलीगेशन अजय माकन जी, मुकेश शर्मा जी, हारून साहब सहित 11 लोग वहां पर गए थे। लगातार हम उनके साथ काम कर रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी भी अलग से गए थे, वो भी आपने स्वयं दिखाया है। हम एक चीज़ कह रहे हैं ब्रजेश जी, जो इससे व्यापक है। पिछले 70 सालों में हर प्रधानमंत्री ने, भाजपा के भी प्रधानमंत्री जो पहले रहे हैं, उन सब लोगों ने गरीबों के लिए आवास बनाने की योजना स्टार्ट की थी। प्रधानमंत्री गरीब आवास, इंदिरा आवास, सारी चीज। ये पहली सरकार है जो गरीबों के आवास तोड़ने की योजना लेकर के आई है, चाहे वो खारगोन में प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान हो, चाहे वो दिल्ली में हो, सारी जगहों पर हो। तो ये पहली सरकार है जो गरीबों के आवास क्या एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है? निश्चित तौर पर ये सिर्फ वर्ग विशेष को ही नहीं, आज ये वर्ग विशेष को, धर्म विशेष को टारगेट कर रहे हैं, कल जाति विशेष को टारगेट करेंगे, परसों फिर ये समूह विशेष को टारगेट करेंगे। जैसे जैसे इनको चुनावी लाभ, चुनावी वोट की बात करते रहेंगे, उसी तरीके से। लेकिन आपके काबिल दोस्त राकेश त्रिपाठी तो कह रहे हैं कि विधि के परिधि में ये कार्रवाई हो रही है, और यूपी वालों पे तो इन्होंने खासा उल्लास प्रकट किया। कपिल सिब्बल की तरीके से शायद ये भी लाखों या करोड़ों रुपए लेते होंगे एक उसके। और मैं आपको बता देता हूं, कपिल सिब्बल ने कोई वो नहीं, क्या नाम है, एक नए पैसे की फीस नहीं ली है इसमें। मैं तो छोटी सी एक बात कहता हूं, जब G23 की बात आती है तब राकेश जी कपिल सिब्बल के बड़े प्रशंसक हो जाते हैं। आज बड़े कटु आलोचक हैं। कहते हैं ना कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया, और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। पर ये आपके काबिल दोस्त इतना उल्लास क्यों प्रकट कर रहे हैं? वो सिर्फ इस वजह से कि चुनाव जीत चुके हैं और आगे चुनाव जीतने का मंत्र इनके पास बुलडोजर है। अब इनको कमल के फूल की जगह भारतीय जनता पार्टी को चुनाव चिन्ह बुलडोजर रखने का ये लोग शायद गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे। मैं राकेश जी से एक छोटी सी बात ये भी कर सकते हैं कि कमल लेके बुलडोजर पे बैठ जाएं। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल। मैं तो हैरान हूं, आपके तमाम मित्र, साथी, प्रवक्ता, एंकर जो हैं, जो हमारे दोस्तों को भला बुरा मत बोलो, मीडिया वालों को गलत मत बोलो। जिसको मैं गुल्लू मीडिया कहता हूं, सब हमारे दोस्त हैं। आप हमारे दोस्तों के प्रति ऐसी बात सर, सारे के सारे बुलडोजर पर बैठे हैं आपके दोस्त। 10-20 की तो फोटो है। आपके काबिल दोस्त राकेश त्रिपाठी और मैं एक बात बताऊं, आज आपके एक काबिल दोस्त ने, ब्रजेश भाई, भाजपा की चरण वंदना करने में पराकाष्ठा। वो तो कह रही है कि बोरिस जॉनसन जो है वो बुलडोजर अतिक्रमण पे लेके आए। इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आप मेरे दोस्तों की आलोचना ये भारतीय जनता पार्टी और इनके दोस्तों का एक नया शगल है। ये लोग चाहते हैं अपने काबिल दोस्त को कुछ कह दीजिए, राकेश त्रिपाठी को। हाँ, ये भाजपा, उनको कभी बुरा नहीं बोलोगे। सुनिए ना, भाजपा, लेकिन मीडिया वालों को गरियाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भाजपा और उसके साथी अंग्रेजों को, यानी बोरिस जॉनसन को दोबारा बुलडोजर पे बैठा करके यहां के गरीबों को रौंदवाने का प्रयास कर रहे हैं, चूंकि इन्हें वोट मिल रहा है उससे। थैंक यू। मैं चाहता हूं कि देश का संविधान बचे। मजाक अपनी जगह पर है, लेकिन इन्होंने देश के संविधान को मजाक बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने करारा तमाचा मारा है इनके चेहरे पर। धन्यवाद। फखरुल हसन, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 48 घंटे के बाद समाजवादी पार्टी को याद आया कि अब हमें जहांगीरपुरी में कोई एक डेलीगेशन भेजना चाहिए। आप हर मसले पर इतना लेट रिस्पॉन्ड क्यों करते हैं? नहीं ब्रिजेश जी, लेट रिस्पॉन्स नहीं है। समाजवादी पार्टी ने जब समझा कि अब हमें अपना डेलीगेशन भेजना चाहिए, तब हम उस दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। और उत्तर दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हो? नहीं, दिल्ली जा रहे हो? दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल जाएगा,
वो वहां पे पीड़ितों से मिलेगा, उनकी बात को सुनेगा और उस बात को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक समाजवादी पार्टी फिर उसके बाद उसमें अगला कदम उठाएगी। भारतीय जनता पार्टी के अभी मित्र ब्रिजेश जी कह रहे थे कि गिरोहबंद कानून में जो है बिल्डोजर चलाने का, घर तोड़ने का नियम जो है प्रावधान है। तो मैं राकेश त्रिपाठी जी वकील हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज जो कार्रवाई हुई है वो किस गैंगस्टर पे हुई है? आप कानून को इस तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के बहुत से ऑर्डर हैं, अगर कोई निर्माण इल्लीगल भी है, कोई कब्जा इल्लीगल भी है, तो आप उसको बगैर कानूनी प्रक्रिया के नहीं तोड़ सकते। अगर वो अवैध भी है तो राकेश त्रिपाठी जी, इसलिए चैनल पे बैठ के आप गिरोहबंद कानून का उल्लेख मत कीजिए आज की कार्रवाई के लिए, क्योंकि वो गिरोहबंद कानून में नहीं आते हैं। जहां आप कार्रवाई की बात कर रहे हो, क्या आपको लगता है कि एक थी धर्म विशेष को टारगेट करके ये कार्रवाई हो रही है? धर्म का चश्मा लगा है बुलडोजर पे? देखिए ब्रिजेश जी, इनके चश्मा धर्म का ही नहीं लगा है। इनको गरीब भी अच्छा नहीं लगता है, इनको राजनीतिक विरोधी भी अपने अच्छे नहीं लगते। वो चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, राजनीतिक विरोधी इनको होना चाहिए। जो इनके खिलाफ है, जो इनके साथ नहीं है, वो जो इनके खिलाफ रहेगा उस पर बिल्डोजर चलेगा। और वो अगर इनकी पार्टी में रहेगा तो अवैध निर्माण करे। हमने तो लखनऊ के आपने जानकीपुरम में देखा था कि किस तरीके से अवैध निर्माण। कल असीम वकार ने इस विषय को उठाया भी था। थैंक यू। मैं असीम वकार को आमंत्रित करता हूँ, AMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया आपका वकार साहब। मैं जानना चाहता हूँ, अभी आपके काबिल दोस्त राकेश त्रिपाठी जी ये कह रहे थे कि जो कुछ भी कार्रवाई बुलडोजर द्वारा चल रही है वो विधि की परिधि में चल रही है, और उन्होंने अत्यंत उल्लासपूर्ण तरीके से उल्लेखित किया बांदा वाली घटना का, शाहजहांपुर वाले विधायक के घर के मसले का और जहांगीरपुरी का। मैं देखिए ब्रजेश भाई, ये शुरुआत जब हुई बुलडोज़र की खरगोन से, तो एक रूप दिया गया कि मुसलमानों के विरोध में कार्रवाई। और नरोत्तम मिश्रा जी, जिनके मध्य प्रदेश के गृह मंत्री थे, वो बोले कि जो पत्थर फेंकेगा उसके घर को पत्थर बना देंगे, पत्थर से भर देंगे। फिर धीरे धीरे चलते चलते जहांगीरपुरी तक आए, और आज ये हो गया है कि साहब धर्म विशेष के खिलाफ नहीं, अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ। पहले तो ये स्टैंड बीजेपी क्लियर कर दे कि आप कहां खड़े थे और कहां खड़े हो गए। आज सर्वोच्च न्यायालय ने इनको गलत ठहराया है, इनकी कार्रवाई पर रोक लगाई है, सर्वोच्च न्यायालय को सलाम। लेकिन अभी राकेश त्रिपाठी जी, कल मैं बैठा था तो एक प्रवक्ता जी बैठे थे आपके, आप बुलडोजर का बखान कर रहे थे। मैंने कहा था कल आपके प्रवक्ता से कि एक भी नाम बताइए बीजेपी नेता का, बीजेपी कार्यकर्ता का, बीजेपी मंत्री का, बीजेपी समर्थित दल का, या बीजेपी समर्थित पार्टी या बीजेपी समर्थित दल के किसी नेता का जिसके अवैध निर्माण पर आपका बुलडोजर चला हो। वो जवाब नहीं दे पाए थे। एक जगह आपका बुलडोजर गया था, एक जगह गया था बुलडोजर, उसका नाम है जानकीपुरम विस्तार। में जानबूझ के इसलिए दोबारा आज ये विषय उठा रहा हूं। नहीं, आपको ध्यान हो तो बुक्कल नवाब की बिल्डिंग सील हुई थी, इस समय चल रही है या सील है अभी? नहीं, बुक्कल नवाब साहब की बिल्डिंग इसलिए सील हुई थी कि वो बुक्कल नवाब साहब हैं, और बुक्कल नवाब साहब की बिल्डिंग को गिराई जाना चाहिए थी। वो टोटल इल्लीगल है, वो कब्जे की जमीन पर बनाई गई बिल्डिंग है, उसको जमींदोज करना चाहिए था। लेकिन क्योंकि बुक्कल नवाब उन्होंने सैक्रिफाई किया, जाकर MLC की सीट छोड़ी और बीजेपी के नेता हो गए, तो उनको छोड़ दिया गया। मैं दीपक गुप्ता की जानकीपुरम विस्तार की बात कर रहा हूं। 2000 स्क्वायर फीट आप कल कह चुके हैं इस विषय को, दर्शक सुन भी चुके हैं। आपका बुलडोजर, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जहांगीरपुरी की कार्रवाई धार्मिक आधार पर की गई है या फिर इसके पीछे मकसद अतिक्रमण हटाना है? बिल्कुल की गई है। नहीं, बिल्कुल की गई सर। मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन जब खरगोन का और बाकी जगह का वीडियो टीवी पे चल रहे थे तो बहुत से लोग ऐसे थे जो खुश होकर टीवी देख रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे। मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि जो जहर तैयार करता है वैज्ञानिक, ऐसा नहीं कि जहर उस पर असर नहीं करेगा, जहर उसको भी मारेगा। आप खुश मत होइए, इनके लपेटे में सब आएंगे। इन्हीं ने गुप्ता जी और झा साहब का मकान तोड़ा, उनकी दुकान तोड़ी, उनकी जगह को, उनका पेपर भी थे बेचारे वो दिखा रहे थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो लोग
जो मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलने के बाद टीवी देखकर बड़े खुश हो रहे थे कि मियाँ का घर तोड़ा जा रहा है, तो ये दिमाग में डाल लीजिए कि अब टीवी पे गुप्ता जी को भी देखा जा रहा होगा, तो झा साहब को भी देखा जा रहा होगा पूरे हिंदुस्तान में। इनकी कार्रवाई पे खुश मत होइए, इनका विरोध कीजिए, इनका डटकर मुकाबला कीजिए। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं हिंदुस्तान बचाना। मैं महंत राजू दास जी को आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम में, अयोध्या से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। महंत जी कैसे हैं आप? और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है इसको लेकर आपका क्या दृष्टिकोण है? पहले तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। हम बहुत अच्छे हैं। धर्म नगरी अयोध्या से जितने भी पैनलिस्ट बैठे हुए हैं सभी की मंगल कामना, ढेर सारा आशीर्वाद। हनुमान जी महाराज सबको सद्बुद्धि दे, सब लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आपने कहा कि इस बुलडोजर को किस प्रकार से देख रहे हैं। देखिए ऐसा है, सरकार की अपनी विचारधारा है, कार्य करने की शैली है, अपनी पॉलिसी है। जिस प्रकार से जी आप बोलें, मैं सुन पा रहा हूं, बोलें। जिस प्रकार से मुझको लगता है कि अभी बकार साहब बोल रहे थे, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता बोल रहे थे। बकार साहब ने कहा कि एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय, हर चीज को संप्रदाय से ना जोड़ के देखा जाए। अगर आप हर चीज को संप्रदाय से जोड़ के देखोगे तो मुझको लगता है कि जेसीबी का, बुलडोजर का उतना ही संबंध है जितना एक आतंकवादी का इस्लामिक कट्टरपंथियों से, इस्लाम से संबंध है, उतने संबंध बुलडोजर से है। ये जान कर रहिएगा, क्योंकि आप देखिए, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा। अगर एक मिनट के लिए हर एक संप्रदाय में दिमाग के डिस्टर्ब लोग हैं, ऐसा नहीं है कि खाली मुसलमान में ही है, हिंदू संप्रदाय में, सनातन संस्कृति में नहीं है, सनातन संस्कृति में ही भी है। अगर रामनवमी का जुलूस निकल रहा था, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, रामनवमी का जुलूस निकल रहा था, किसी ने वंदे मातरम कर दिया, भारत माता की जय कर दिया, तिरंगा लगा दिया, भगवा झंडा किसी मस्जिद पे लगा दिया, तो मैं पूछना चाहता हूं, बकार साहब हैं और भी इस्लामिक बुद्धिजीवी हैं, क्या उससे मस्जिद का दीवार या मस्जिद नापाक हो गया था क्या? इसको लेकर पर आप किसी के धार्मिक स्थल पर, इबादत स्थल पर अपना झंडा क्यों लगाएंगे? ब्रजेश जी एक मिनट, नहीं, मुझे स्पष्ट करें क्यों? हाँ करेंगे, ऐसा करके आपको फायदा क्या मिलेगा? नहीं कर रहे, इसीलिए तो कर रहे हैं ना। ये गलत है। एक मिनट समय लगे, एक मिनट बोलने का मौका दीजिए बस। गलत है, गलत, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं गलत है। धर्म नगरी अयोध्या में लमसम 100% साधु संत, मठ मंदिर, फिर भी 16 मस्जिद, सपा सरकार में मस्जिद पर मुश्किल से एक आध लाउड स्पीकर, वो भी नहीं। सुशासन की सरकार, योगी जी की सरकार, जिसमें हर एक मस्जिद पे 4-4, 6-6 लाउड स्पीकर। यहाँ पर इस्लामिक गतिविधि कोई खराब नहीं है, अच्छी है, इनका कार्यक्रम होता है। मैंने कभी किसी को डंडा मारा हो, कभी किसी का विरोध किया हो, उसी धुन से वो भी जाते हैं, नारे हो तकदीर, अल्लाह हो अकबर, किसी भी प्रकार कोई रोक टोक नहीं है। हम आज भी भंडारा किए थे, आज भंडारा में 7 मुस्लिम आए हुए थे, अच्छे लोग आए थे। तो महंत राजू दास जी, आप जैसे विद्वान लोग आगे आए और समाज में ये जो विषाक्त वातावरण है इसको ठीक करें। आधा सेकंड और लेंगे। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं बकार साहब से, इनको आगे आना चाहिए। अगर किसी ने वहां पर झंडा लगा दिया, कुछ बोल दिया, तो एक पागल के चक्कर में आप क्यों आक्रमण करा दिए, क्यों तोड़फोड़ कराया, क्यों जला दिया? कौन बढ़ावा दे रहा है? कौन आगे आ रहा है? कौन इस द्वेष को और तेजी से फैला रहा है? आप क्यों नहीं आगे आए, क्यों नहीं डाटा? भाई साल में एक बार रामनवमी होता है, एक बार हनुमान जयंती का पर्व मनाया गया, कोई बोला? किसी ने विरोध नहीं किया। लोगों ने कहा करे जय श्री राम का नारा लगा रहा था, अरे इसलिए मैंने ऐसा किया। अरे गजब बात करते हो। हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझो। क्यों राजनीतिक दल का शिकार हो रहे हो? क्यों लोगों को, आम जनमानस को, क्यों आप इसको बलि का सब लोग इकट्ठे होकर आगे आइए और समाज में एक जागरूकता फैलाइए। असीम बकार कुछ कहना चाहते हैं, मैं उन्हें 20 सेकंड देता हूं, फिर मैं मतीन खान की तरफ जाऊंगा। असीम बकार 20 सेकंड।
देखिए महंत राजू दास जी से मैं कई बार टीवी पे सामना आमना हो चुका है। बहुत अच्छे इंसान हैं, चाह कर भी नहीं लड़खड़ा पाते हैं। ये इनका दिल ही खराब नहीं है। ये चाहते हैं ये अधर्मी बातें बोले, लेकिन ये बोल ही नहीं सकते, क्योंकि इनका जो डीएनए है वो इतना बेहतरीन है कि ये चाहकर भी अपने को खराब नहीं कर सकते। ये पर्सनली इनके बारे में बोल रहा हूं। राजू दास जी, आपने कहा कि अगर मस्जिद पर लगा दिया, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं कि रामनवमी का जुलूस हो या बजरंगबली का जुलूस हो, उसमें अवैध कट्टे लेकर उस पर फायर करते हुए चला जाए, तलवार लेकर चला जाए? अगर आप करते हैं तो बताइए। दूसरी बात, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं। अभी आपने अपने मुंह से कहा नारे तकबीर अल्लाह अकबर। हकीकत है ये बात। अगर आप कह सकते हैं तो मैं आपसे कह रहा हूं, आपने हमको कहा है, हम आपसे कह रहे हैं। आइए हम और आप दोनों चलते हैं। आप पकड़िएगा इस्लामिक झंडा और हम पकड़ेंगे गेरुआ झंडा, भगवा झंडा। आप नारे तकबीर का नारा लगाइएगा और हम जय श्री राम का लगाएंगे। वेरी गुड, यही भारत है सर। वेरी गुड, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट। चलते हैं, मैं राजी, आई अप्रिशिएट। मैं राजी हूं। बताइए मतीन भाई। और जब कहिएगा आप चलिए, मैं शुरुआत अयोध्या से करने को तैयार हूं। गुड, आई अप्रिशिएट। यस मतीन भाई, आप सहमत हैं? चले। और राकेश त्रिपाठी की बात की, ये विधि के परिधि में हो रहा है, और ये वक्त तो सोसाइटी में हमें आपको थोड़ा आगे आके सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है। एक संवाद कायम करने की आवश्यकता है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। साहब, हमारे सब्र का इम्तिहान कितना लिया जाएगा? बार बार भाई, आपका मजहबी प्रोग्राम है, आप एक बार आइए, अपने चले जाइए। कभी कोई ऑब्जेक्शन हुआ, कभी कोई परेशानी हुई? दिल्ली में भी, जहांगीर नगरी में भी एक बार गए, दोबारा फिर आए। अब चढ़ाने के लिए बार बार कट्टा, तलवार, भाला लेकर के आएंगे, चढ़ाएंगे, मस्जिद में घुसेंगे, तो हम अगर उसका विरोध करेंगे तो आतंकवादी कहलाएंगे, हम बांग्लादेशी कहलाएंगे, हम रोहिंग्या घुसपैठिए कहलाएंगे। किसने आपको रोहिंग्या कह दिया? क्या पोजीशन रहेगी मुसलमानों की? आज बैठ करके आज भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी बताएं मुसलमानों की क्या हैसियत रहेगी? हम विरोध भी नहीं कर सकते। हम विरोध करेंगे तो हमें जो है पत्थरबाज कहा जाएगा, हमें चिढ़ाया जाएगा कट्टे और तलवार और बंदूक और भाले मैं इस पैनल पे मौजूद दो विशेष मेहमानों के संदर्भ का उल्लेख आपके सामने करना चाहता हूं, महंत राजू दास और असीम वकार। इन दोनों ने आज बहुत बेहतरीन बात कही। सोसाइटी को हमें एक होकर कैसे आगे बढ़ने की आवश्यकता है, इन दोनों ने बिल्कुल ठीक विमर्श प्रस्तुत किया। आप उससे असहमत क्यों हो रहे हैं? नहीं, हम कहाँ असहमत हो रहे? हमें चिढ़ाया जाएगा बार बार, बताइए तो मत चिढ़िए ना बार बार। अगर कुछ मुट्ठी भर लोग, जैसा महंत राजू दास कह रहे हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग अगर इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो आप सबको थोड़ी ना उसमें शामिल कर लीजिएगा। नहीं, हम कहाँ उससे कह रहे हैं भाई बार बार चिढ़ाया जाएगा, क्या आप ये बताइए? तो यही तो वक्त है कि जब एक दूसरे का हाथ पकड़ के अपने सोशल फैब्रिक को बचाने की जरूरत है। मारेंगे हम, अगर आत्मरक्षा इस सोशल फैब्रिक को बचाना मकसद है या इल्जाम लगाना मकसद है? ब्रजेश भाई, अगर कोई आदमी कट्टा, बंदूक और तलवार लेकर के आ रहा है, हमने पत्थर मार दिया तो हमने क्या? देखिए, अगर गलत हो रहा था तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने, हम रोहिंग्या हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई ना। क्यों पत्थर आप मार देंगे? आप एक सेकंड रुके। नो राजदास जी, मैं यहाँ पर आपसे मैं लाइन बोलना चाह रहा हूँ। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। मंत्रालय की पुलिस थी, एक सेकंड रुकिए, नहीं रोका गया? मेरी बात सुन लो। बार सुप्रीम कोर्ट के मेरी बात तो सुन लो कि साहब ये ऑर्डर हो गया है कि साहब बुलडोजर, मेरी बात सुन लो। मैं वो विषय पे बोल चुका हूँ कल, अभी मेरी बात सुनो तो। राज हो जाएगा देश के अंदर। अरे आप सुनोगे तो सही। मैं कह रहा हूं कि कुछ मुट्ठी भर लोग अगर गलत कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक्शन लिया, वो ड्राइव रुकी। क्या उन चंद मुट्ठी भर लोगों की वजह से हम अपना सोशल फैब्रिक सिस्टम, अपने समाज में जहर फैलाएं? ड्राइव चलाई है 11 बजे के बाद से, मुट्ठी भर लोग नहीं है। ब्रजेश भाई ये बताइए, लोग पकड़े जाते हैं और ट्रायल पे ही आतंकवादी बना दिया जाता है। अभी कोर्ट का डिसीजन नहीं हुआ, अभी
मुजरिम साबित नहीं हुआ, उसके बाद भी ट्रायल कर। अब जब बाकायदा टीवी चैनल आपका मकसद इस मसले का राजनीतिक रूप से उलझाना है या फिर समाज को संवाद के जरिए जोड़ना है? मैं कहता हूं समाज को संवाद के जरिए जोड़िए। उसका सुप्रीम कोर्ट की तोड़ने की कोई बात नहीं होनी चाहिए मतीन खान जी, नहीं मिलना चाहिए। तोड़ने की कोई बात नहीं होनी चाहिए, जब समाज जोड़िए। ब्रजेश भाई, जिन लोगों ने, जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं, उन्होंने बुलडोजर क्यों नहीं रोका? वो क्या उनको नहीं रोकना चाहिए? और अगर नहीं रोका तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? तो भाई मतीन खान ने क्या किया? उनके ऊपर सस्पेंशन। आप बताइए कि मतीन खान और उनकी पार्टी ने क्या किया? सिर्फ टीवी पे डिबेट की है? हम जाके क्या करें? सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर तो फिर मैं जब कह रहा हूं कि चलो आओ, क्या हमने मुखालफत की है? सुनो तो सही, एक मिनट स्वागत कर रहे हैं। चुप रहो, सुनो बात को मेरी, आप सुनो मेरी बात। जो लोग सुप्रीम कोर्ट को सुनो बात मेरी ना, उसके ऑर्डर को क्या इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं? आपका मकसद क्या है मैं समझ रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं राजनीतिक रोटी मत सेकिए, आपस में परस्पर संवाद स्थापित करिए और समाज को जहरीला होने से बचाइए, ये मैं कहना चाहता हूं आपसे। इतनी छोटी सी बात आपको क्यों नहीं समझ में आ रही है? आप इतना क्यों उसका दायरा फैला रहे हैं? उनको क्यों नहीं सजा दी जा रही है? ओके वीरेन जी भी, मैं समझ गया आप क्या चाहते हैं, आपका मकसद में अच्छे से वाकिफ हूं। ऑलराइट, शुक्रिया आपका, धन्यवाद। मैं वीरेन जी को आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। भाई वीरेन जी, ये उत्तर प्रदेश से निकला हुआ बुलडोजर इस समय बड़ा तहलका मचा रहा है देश की राजनीति में। और सुरेंद्र राजपूत जी के जो काबिल मित्र हैं राकेश त्रिपाठी जी, उन्होंने अत्यंत उत्साह और उल्लासपूर्ण वातावरण में ये तथ्य प्रस्तुत किए कि बांदा में, शाहजहांपुर में भी बीजेपी के पूर्व विधायकों पर हमने बुलडोजर चलाए जो अब समाजवादी पार्टी में हैं। तो ये बुलडोजर का करिश्मा क्या है? देखिए, बुलडोजर का बीजेपी उसी तरह फायदा ले रही जैसे इसने नोटबंदी का लिया था। उसने आम आदमी में, गरीबों में एक मैसेज दिया कि हमने बड़े लोगों के काले धन की सबकी कमर तोड़ दी, और गरीबों ने उस पर ताली बजाई और पर्सन ताप के नाते बीजेपी को वोट दे दिया। अब बुलडोजर चला के बड़े बड़े बिल्डिंगों पर धावा बोलकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने वोट भी खूब हासिल किया। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इनके जो निर्माण तोड़े गए अवैध, इन पर भी बीजेपी को खूब वोट मिला। इसकी चर्चा गांव-गांव में थी और बीजेपी इसको अब लखनऊ और गाजियाबाद से बाहर दिल्ली तक पहुंचाने में कामयाब हो गई। वहां पर कोई गुप्ता, कोई मिश्रा, कोई और चपेट में आ गया। वहां पर मुख्तार और अतीक कम मिले, बराबर का मामला हो गया, हल्ला मचा। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। लेकिन बीजेपी की सियासत को बुलडोजर बड़ा फायदा पहुंचा रहा है और इस देश की सियासत में बुलडोजर अचानक से एक राजनीति का एक बड़ा प्रतीक बन गया। बुलडोजर के सहारे अच्छा चमकाए रखो माहौल। बुलडोजर चलता रहेगा तो इस देश में ना तो पैदाइश की बात होगी, ना तो जनसंख्या कंट्रोल की बात होगी, और ना इस देश में महंगाई और बेरोजगारी की बात होगी। बुलडोजर अपना काम सबको एक तरफ निपटा दे रहा है। तो ये बड़ा अच्छा है कि अवैध निर्माण तोड़े जाएं, इससे हर आदमी खुश होता है, लेकिन साथ साथ वो अवैध निर्माण दोबारा ना हो, सरकार को इसकी भी जिम्मेदारी देखनी होगी। अवैध निर्माण तोड़े जाएं ये अच्छा है, लेकिन जिन लोगों ने इस अवैध निर्माण को करवाया, जिन इंजीनियरों ने, जिन अफसरों ने पैसा खाया, उन पर बुलडोजर कब चलेगा? ये दोनों चीज़ें जनता जानना चाहती है। इस देश में हर आदमी चाहता है कि जब वो सड़क पर निकले तो रास्ता खाली रहे, बाजार में लोगों को आसानी से आने जाने को मिले, लेकिन जहाँ जाइए सड़क पर कब्जा है। अब तो शादी ब्याह तक लोग रोड बंद करके, घेर करके करते हैं। तो समस्या इस बात की है कि अतिक्रमण चौतरफा है, खाली एक जहांगीरपुरी से अतिक्रमण खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ एक सियासत का कहा जाए मुद्दा बन गया है। बस बात इसलिए आई क्योंकि इस देश में भाई पहले भी जुलूस निकलता था, मुसलमान हो, हिंदू हो, तमाम यात्राएं निकलती थी। ये पत्थर ईंटा कभी नहीं फेंका जाता था, ये अब शुरुआत हो गई। और जब ये शुरुआत होगी तो स्वाभाविक है कि हिंदू जागेगा, हिंदुओं के मन में आएगा कि मुसलमान
उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, उनके जुलूस पर, उनकी यात्राओं पर पत्थर फेंकते हैं, उनके लाउड स्पीकर भी जाने पर इनको एतराज है। लेकिन वो योगी सरकार ने बड़ी समझदारी से काम लिया। ब्रजेश जी, इस बात की आपको तारीफ करनी होगी कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मथुरा, वृंदावन जैसे जगहों पर लाउड स्पीकर उतरवा दिए, आवाज़ धीमी करा दी। तो उत्तर प्रदेश में ये दंगे नहीं हो पाए और न यहाँ पर दो पार्टों में या कहा जाए ये जातीय विद्वेष, धार्मिक विद्वेष नहीं फैलने पा रहा है। नहीं तो कोशिश तो पूरी चल रही है। हालांकि अभी चुनाव नहीं है, चुनाव 2024 में होगा, लेकिन ये लाउड स्पीकर का मामला योगी सरकार थाम ले गई, इसको लोगों को मानना पड़ेगा। बीजेपी इस बात से खुश है कि देश में कहीं भी मुसलमान पर कार्रवाई हो, लाभ हम पूरी जगह ले लेंगे, और उसको इस बात का इल्म है। पहले ये कहते थे हमें मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, अब ये मुसलमान मंत्री बनाते हैं अपने सरकार में, तो इनका मन भी ललचाया है मुस्लिम वोटों के लिए। ये धीरे धीरे लेंगे, छुप छुप के लेना चाह रहे हैं कि जिससे हिंदू एकदम। अच्छा, ये राकेश त्रिपाठी थोड़ा मजे लेने की कोशिश कर रहे थे राकेश वर्मा और ब्रजेश प्रजापति के घर बुलडोजर चलने पे, मुझे उकसा रहे थे बार बार। उस पे बोल। राकेश त्रिपाठी को इसलिए मजा आ रहा है हाँ, कि भाई इतना चाहने के बाद जो हमारा ना हुआ वो किसी और का क्या होगा। हाँ। तो दूसरे के यहाँ गया तो उसको कुछ दर्द मिल रहा है। तो सियासत का तो ये पुराना फंडा है कि अगर विपक्षियों को दर्द होगा तो हमें खुशी मिलेगी। और राकेश जी तो महंगाई पर भी प्रसन्न होते हैं, स्कूल की फीस बढ़ती है तब भी प्रसन्न होते हैं, बिजली के बिल बढ़ते हैं तब भी प्रसन्न होते हैं। ये तो जो सत्ता में रहता है उसको खुशी मिलती है इन सब चीज़ों से। सत्ता का सुख ही ऐसा है कि उसको चैन नहीं लेने देता। लेकिन एक चीज जरूर देखने को कहाँ त्रिपाठी जी को कौन सा सुख मिला वीरेंद्र जी? अरे कहते रह गए सुरेंद्र राजपूत ने, कहाँ कुछ बात बनी? आगे मिलेगा। कोई सुख नहीं मिला। त्रिपाठी जी तब भी वैसे ही बैठे थे, आज भी वैसे ही हैं। ब्रजेश जी, एक मूल मुद्दा ये है कि जब इस देश में उनकी पीड़ा ही नहीं समझ रहे हैं आप। मैं ये कहना चाह रहा था कि जब इस देश में बुलडोजर चल रहा है तो ये अतिक्रमण क्यों बढ़ा? हमारे देश में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, हम उस पर कंट्रोल करने के लिए कानून क्यों नहीं लाते हैं? क्यों अतिक्रमण बढ़े? जी वीरेंद्र जी, अगर बुलडोजर चलाना है जी तो बुलडोजर अवैध इमारतों के साथ साथ गुंडागर्दी पर, भ्रष्टाचार पर, स्कूलों की बढ़ती फीस पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर भी चलाइए। जी, बुलडोजर चलना चाहिए, इसका स्वागत है जी। लेकिन एक चीज और जहांगीरपुरी से साफ हुई ब्रजेश जी कि अब केजरीवाल के खिलाफ विपक्ष कोई अनाप शनाप न बोले। अब पुलिस उनके पास भी आ गई है। हाँ। और वो पुलिस भेज देंगे, भेज दे रहे हैं। हाँ, कल मैं देख रहा था गाजियाबाद में वो 6 फुट लंबे लंबे पंजाब पुलिस वाले आए थे। तो ये बड़ा अच्छा हो गया कि सुरेंद्र राजपूत जी के दोस्त के यहाँ। जी भाई, अब केजरीवाल पर आप संभल कर बोलिएगा। हाँ। क्योंकि पंजाबी जो होते हैं वो कुछ समय के बाद सुनते नहीं लोगों की। खैर, हमारे यहाँ एक साहित्यकार, ये बता रहे हो कि डरवा रहे हो? हमारे यहाँ एक साहित्यकार ने लिखा कि कानून सबके लिए बराबर है, यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। जी, कानून मकड़ी का वह जाला है जिसमें सिर्फ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े फंसते हैं, जो बड़े बड़े जानवर हैं वो इसे फाड़ कर पार हो जाते हैं। करेक्ट। बस यही बुलडोजर चलने का तरीका है और यही प्रियॉरिटी है, यही मापदंड है, यही पैमाना है। जी, 2 लाइनों में आज कहूंगा, उसमें समझ जाइएगा। सिर्फ 2 लाइनें। एक साहित्यकार ने लिखा है कि वो बक्से खिताब या जागीरे वतन आला मालिक हैं, उन्हें अख्तियार है दे उरूज किसी को या जमींदोज करें। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बड़ी बात आपने कह दी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, कू ऐप पर हमने एक प्रश्न पूछा कि जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर 2 सप्ताह की रोक लगने के पीछे कारण क्या हो सकते हैं। तो अनुज शर्मा लिखते हैं कि जहांगीरपुरी में अतिक्रमण इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोगों को निकलने के लिए रास्ता भी नहीं बचा था। तो प्रदीप तिवारी लिखते हैं कि ऐसा लगता है कि जहांगीरपुरी में पिछली सरकारों में बहुत बड़े स्तर पर अवैध मकान बनाए गए हैं। तो समीर पाठक लिखते हैं कि 2 सप्ताह का समय सुप्रीम कोर्ट ने तो दिया, इसका मतलब साफ समझा जा सकता है। राकेश त्रिपाठी जी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो याचिकाकर्ताओं के वकील ने
ये बात कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की कि एक समुदाय विशेष को निशाना बनाकर जहांगीरपुरी में कार्रवाई की जा रही है। ये बात सुप्रीम कोर्ट में पहुंची आज। सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पर ये सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने रखा कि खरगोन में जो कार्रवाई हुई है उसमें 88 हिंदुओं पर कार्रवाई हुई है और 28 मुसलमानों पर कार्रवाई हुई है। गिनती समझने वाले इस पैनल में बैठे हुए सारे लोग और आपके दर्शक जानते हैं कि 88 ज्यादा होता है या 28 ज्यादा होता है, या 28 को टारगेट करके 88 लोगों को पीड़ा पहुंचा दी गई है। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि बुलडोजर धर्म नहीं देखता है, वैध और अवैध देखने का काम करता है। देखिए, आपने चर्चा की, मैंने आज शाहजहांपुर की बात की है, आपने शाहजहांपुर के साथ बांदा जोड़ा। मैं अभी देख रहा था, आज बुलडोजर केवल शाहजहांपुर और बांदा में ही नहीं चल रहा था, हमीरपुर में भी चल रहा था। आज बुलडोजर फर्रुखाबाद में भी चल रहा था, हरियाणा की अंबाला छावनी में भी चल रहा था, आज मध्य प्रदेश के रीवा में भी चल रहा था। एक काम करो ना, एक बुलडोजर बुलेटिन निकालो और डेली मीडिया को दो, ताकि हम लोग को पता चले कि बुलडोजर कहां कहां चल रहा है। मुझे लगता है जब आपने सवाल उठाया तो मैंने कहा कि कहां कहां बुलडोजर चला, जरा सर्च कर लेता हूं। तो अलग अलग वेबसाइट्स पर छपी हुई खबरों के आधार पर ही देख करके मैं बता पा रहा हूं कि आज यहां बुलडोजर चल रहा था। लेकिन बुलडोजर जहांगीरपुरी की लेकर के चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि वहां पर मतीन साहब ने अभी भी कहा कि हमारे सब्र की परीक्षा ली जा रही थी। बड़ा आश्चर्य होता है, गोरखनाथ मंदिर में मुर्तजा आतंकी मंसूबों को लेकर के घुसता है, लोगों को घायल करता है, लेकिन हिंदुओं का सब्र नहीं टूटता है। ये सब्र टूट जाता है क्योंकि हनुमान जयंती पर मस्जिद के सामने से एक शोभा यात्रा निकल जाती है तो इनका सब्र टूटने लगता है। ये कैसी भड़काऊ बातें कर रहे हैं। वर्षों वर्ष तक, सैकड़ों वर्ष तक अपने आराध्य प्रभु राम के मंदिर के लिए कोर्ट की हम चारदीवारी के पीछे चक्कर लगाते रहे, कटघरे में खड़े होते रहे, ये साक्ष्य प्रस्तुत करते रहे कि हमारे प्रभु, हमारे आराध्य यही पैदा हुए थे। हमारा सब्र नहीं टूटा, हिंदुओं का सब्र नहीं टूटा, लेकिन ये मतीन साहब का सब्र टूटा जा रहा है। ये बातें कहकर के भड़काने का प्रयास करते हैं। और मैं इतनी बात कहूंगा, आसिम अख्तर साहब ने कहा, एक सेकंड मतीन भाई रुकिएगा, रुकिए मतीन भाई रुकिए। मेरा इतना कहना है, आसिम वकार साहब, आप नाराए तकबीर का नारा लगाइए, कोई आपत्ति नहीं है। राजू दास जी, महंत राजू दास जी खूब जय श्री राम का नारा लगाएं, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस नारे से एक दूसरे को चिढ़ना नहीं चाहिए। नारा राजू दास जी को लगाना है जय श्री राम का, तो जय श्री राम का लगाएंगे। इन्हें नाराए तकबीर लगाना है, नाराए तकबीर लगाएं। सबको अपनी आजादी नारा लगाने की है, लेकिन नारों के आसिम वकार तो जय श्री राम भी बोलने को तैयार हैं। आपको कौन सी आपत्ति है भाई? नहीं, अच्छा है, नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आसिम वकार साहब बोले, उनका बहुत साधुवाद, बोलना भी चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की सांस्कृतिक विरासत है, वो इस देश की पहचान है। ओके, थैंक यू नरेश बलियान। नरेश बलियान, थैंक यू। विरासत है, उससे तो मुंह फेर ही नहीं सकते आप। नरेश बलियान जी, डिबेट में ये बात उभर कर सामने आई, बुलडोजर जो चल रहा है। जी जी, आप बोले, आप बोले। ये जो बुलडोजर चल रहा है, ये बुलडोजर केवल इस देश के लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए बुलडोजर चल रहा है। कोविड की वजह से हजारों लाखों लोगों की नौकरियां चली गई, रोजगार नहीं है, बच्चों के स्कूल में फीस भरने के लिए पैसे नहीं है अभिभावकों के पास, तो उन सारी चीज़ों, पेट्रोल के रेट इतने ज़्यादा हो गए हैं, तो ये सारा ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये बुलडोजर का जो सिस्टम आया है, ये वो उस वजह से है। दिल्ली के अंदर कभी दंगे नहीं हुए, दिल्ली के अंदर कभी दंगे नहीं हुए, लेकिन जिस दिन से अमित शाह जी देश के गृह मंत्री बने हैं, उस दिन से दिल्ली के अंदर हालात ये होगी। 2020 के आपने दंगे देखे होंगे, कितना बड़ा नुकसान दिल्ली के लोगों का हुआ है। उसके बाद अब ये जहांगीरपुरी वाला आप देख लीजिए कि ये सिर्फ दिल्ली के अंदर 3 बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, तो तीनों बार सरकार इसलिए बनी कि डेवलपमेंट किया है हम लोगों ने बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य का काम किया है। तो बीजेपी को भी ये पता है कि ये इस तरीके से डेवलपमेंट के नाम पर तो आम आदमी पार्टी का मुकाबला ये लोग नहीं कर सकते। तो जो इनका एक जो सेट सिस्टम है कि जात पात के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, और तो वो सिस्टम इन्होंने दिल्ली के अंदर शुरू कर दिया है। तो माहौल खराब करना चाहते हैं दिल्ली का, तो दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, क्या जानबूझकर माहौल को खराब किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने 1 मिनट में स्टे दे दिया, थैंक यू लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुनिए, पूरी बात सुनिए, नहीं पूरी बात सुनिए आप। 1 मिनट में स्टे सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और ये जो 15 दिन का टाइम है, 15 दिन के बाद भी स्टे नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि ये जो जहांगीरपुरी है, ये 1977 की कॉलोनी है, कोई नई कॉलोनी नहीं है। ये मकान आज के नहीं बने हुए, 1977 के बने हुए हैं। थैंक यू। सुरेंद्र राजपूत जी, क्या माहौल को जानबूझकर खराब किया जा रहा है? निश्चित तौर पर कहते हैं ना कि दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ,
हम गर्दनों के साथ हैं, वो आर्यों के साथ। एमसीडी का चुनाव है, खारगोन का चुनाव अगले साल है मध्य प्रदेश का, और राकेश त्रिपाठी, यही रीजन है जो चुनाव है ना, चुनाव दिल्ली के अंदर एमसीडी के चुनाव, नरेश जी रुक जाइए, अपनी बारी बोलिएगा, नरेश जी रुकिए। और राकेश त्रिपाठी जी और जो अध्यक्ष हैं मुस्लिम लीग के मतीन खान साहब, इन दोनों की अपने सारी कट्टरपंथियों की क्या नाम जो है जमातों की एक नूरा कुश्ती है। अभी राजू दास जी ने कुछ अच्छी बात कही तो ये दोनों पिल पड़े। राजू दास जी की बात का मैं समर्थन कर रहा हूं कि जो कुछ पागल लोगों के चक्कर में, मैं करता नहीं हूं आमतौर पर राजू दास की बात का समर्थन, लेकिन आज इन्होंने अच्छी बात कही कि कुछ पागल लोगों के चक्कर में अगर आप देश का माहौल का असर बड़ा होता है। राजू दास जी इस डिबेट में, हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, मैं बिल्कुल सहमत हूं इनसे। तो इन्होंने कहा कुछ सोहबत किसकी है? अरे सब ब्रजेश जी की है, और किसकी होगी? अब मैं तो क्या तो बोलूं सर, तो हम तो आपसे हमेशा ही आपके काबिल दोस्त की सोहबत है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल आप गलत परसेप्शन ना हम तो, अरे हम आसिम बकार की भी इस बात का समर्थन करते हैं, दोनों की तारीफ होनी चाहिए 100%। कोई हमें कोई मुक्त कंठ हम सब वो करते हैं इसको। तो मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो कट्टरपंथी ताकत और दूसरे पक्ष की जो कट्टरपंथी ताकत है, ये दोनों ही इस मुल्क के माहौल को सही नहीं रखना चाहते हैं। दोनों करें सर, थोड़ा टाइम, दोनों ही लोग इस मुल्क के आइन को, इस मुल्क के संविधान को रौंदना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी इसका संपूर्ण रूप से निषेध करेगी और पूरी तरीके से गरीबों के साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश सहित, दिल्ली सहित पूरे देश के हर गरीब के साथ खड़ी है, चाहे वो किसी धर्म का। क्या माहौल को जानबूझकर खराब किया जा रहा है? देखिए ब्रिजेश जी, 2024 का चुनाव, उसको देखते हुए पूरे देश में पूरे माहौल को खराब किया जा रहा है। जो बुलडोजर का जो है जन्म उत्तर प्रदेश से हुआ है, गैर कानूनी बुलडोजर का, वो पूरे देश में उसको एक मॉडल के तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि न्याय सुप्रीम कोर्ट के बहुत से ऑर्डर हैं जो ये कहते हैं कि जो भी निर्माण चाहे वो लीगल हो चाहे इलीगल हो, दिखाने के लिए बगैर नोटिस के बगैर पूर्व सूचना के आप उसको उनको बगैर समय दिए, बगैर उनका पक्ष जाने नहीं गिरा सकते हैं। थैंक यू महंत राजू दास जी, आपने बहुत अच्छा सुझाव प्रस्तुत किया और मैं सराहना करता हूँ आपकी। डिबेट में मौजूद बाकी लोग भी इससे सहमत हैं, मतीन खान को छोड़कर और राकेश त्रिपाठी जी को छोड़कर। आपका कोई सुझाव है कि हम समाज में ये जो जहर फैल रहा है इसको रोकें और समाज को जोड़ें? नहीं, देखिए बहुत बहुत साधुवाद है। नहीं, सब लोग एग्री है ऐसा नहीं है। त्रिपाठी जी भी एग्री हैं, बकार साहब भी एग्री हैं, लेकिन थोड़ा सा तकलीफ इस बात की है कि मुस्लिम लीग के जो प्रवक्ता महोदय हैं उनको तकलीफ है, इसके नाते तकलीफ है। एक बार तो धर्म के आधार पे देश का बंटवारा इन लोगों ने करवा दिया, दूसरे फिर से चाह रहे हैं हिंदू मुसलमान खूब लड़े, मेरी दुकान फिर से खुले, फिर हम आनंद लें। लेकिन मैं निवेदन करूंगा, ये जिम्मेदारी न सिर्फ राकेश त्रिपाठी जी के है, ना बकार साहब का है, ना ब्रजेश मिश्रा जी का है, नहीं राजपूत भाई साहब का, ये जिम्मेदारी पूरे देश का हर नागरिक का है। बहुत सुंदर बात जब तक हम अपने ही क्षेत्र में पूरे देश की जिम्मेदारी न लें, पूरे समाज की जिम्मेदारी नहीं लें। भैया ने भी कहा कि भैया वो जय श्री राम का नारा लगा रहा था, कैसे जय श्री राम, अरे भाई जय श्री राम का नारा लगाते हो चले जा रहा था। आप 5 बार नमाज सुनाते हो, कभी मैंने विरोध क्या? अयोध्या में मैंने क्या बताया, 99% साधु संत हैं, 5% 1% मुसलमान है, रह पाते क्या? 17 मस्जिदें रह पाती क्या? वहां लाउड स्पीकर रह पाता क्या? कभी अयोध्या किसी लाउड स्पीकर उतारते किसी साधु को देखा क्या? विरोध करते देखा क्या? तो आपको शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि ऐसी शब्द इस्तेमाल कर रहे हो। कह रहे जय श्री राम का नारा लगा दिया, एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। अरे किसी व्यक्ति ने टारगेट कर दिया तो आंख बंद कर लो, कान बंद कर लो, चले जाने दो आगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हो, अगर उसके अंदर यही अगर क्षमता होती सोचने का तो क्यों चिल्लाता, क्यों तिरंगा लगा देता? अगर तिरंगा से आपको इतनी आपत्ति है, क्यों भगवा झंडा लगा देता? आपको अगर इतने तकलीफ है तो नहीं लगाता। इसके नाते हाथ जोड़कर निवेदन है सभी बहुत अच्छी बात है, थैंक यू, जहां हम रह रहे हैं उसी की चिंता करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए भाई मतीन खान जी, क्या गलत बात सुझाव दिया? बिल्कुल ठीक बात कही उन्होंने। देखिए ब्रजेश भाई, अभी राजीव जी जो बात कर रहे हैं वो अलग है। जो इस तरह से रामनवमी पे जो राजू दास जी जो बात कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता। आप उसमें राजनीति क्यों कर रहे हो? उसमें क्यों पॉलिटिक्स का रास्ता तलाश रहे हो? अरे ब्रजेश भाई, बात अब मेरी बात तो सुनने दें।
रामनवमी के मौके पे जो भगवा यात्रा जो निकाली गई है, उस भगवा यात्रा को आप ये बताइए, हजारों साल से रामनवमी के जुलूस होते रहे, कभी कोई उपद्रव हुआ, कहीं पे कोई पथराव हुआ, कहीं पे कोई अराजकता हुई? भगवा यात्रा निकाल करके लोगों को टेंशनाइज किया गया है, टारगेट किया गया मुसलमानों को खास करके। हम अपने दुख पीड़ा भी कहेंगे तो हमें टारगेट किया जाएगा। ये कौन सी बात है? मतलब सब लोग मिल करके एक बात कहने लगेंगे कि साहब ये गलत है, ये गलत है, ये गलत। कैसे गलत? अच्छा, गलत को गलत तो कहा गया ना, अब कैसे ठीक किया जाए? ये कोई सोचा कभी कि इसको ठीक कैसे किया जाए? तो भाई ये बताइए, ये जो भगवा यात्रा निकाल करके, थैंक यू, ऑल राइट, बहुत शुक्रिया। बोलिए असीम वकार जी। असीम वकार जी, देखिए आप दोनों ने बढ़िया सुझाव दिए और मुझे लगता है समाज को उस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। असीम वकार, देखिए मैं सुझाव पे कायम हूँ। एक बढ़िया बात राजू दास जी दोबारा बोल गए, उस डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उनको बेचारे को बीजेपी की लाइन पे रहना है या देश की लाइन पे रहना है। वो फिर गड़बड़ कर गए बेचारे बोलने में। उन्होंने कहा कि अगर कोई कम दिमाग का, अगर कोई छोटे दिमाग का, कम दिमाग का अगर झंडा लगाए दे रहा है, भगवा झंडा लगाए दे रहा है, तो जो पढ़े लिखे हैं वो उसको नज़रअंदाज कर दें। इन्हीं ने एक्सेप्ट कर लिया कि जो झंडे लगा रहे थे, नारे लगा रहे थे, गालियां बक रहे थे, कट्टे चला रहे थे, इन्हीं ने उनका दिमाग बता दिया कैसा है। अभी आपने बात कही, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन फिर भी आपके चैनल पर यह ऐलान कर रहा हूँ और मैं एक दावे से कह रहा हूँ कि जनाब मतीन साहब, जनाब फ़खरुल हसन चांद साहब, जनाब सुरेंद्र राजपूत साहब, हम लोग राज़ी हैं। महंत राजू दास जी जो हैं ये निकालें, हम इनका झंडा पकड़ेंगे और ये हमारा झंडा पकड़ लें, लेकिन दो लोग इस बात को नहीं मानेंगे और सीधा प्रसारण करने के लिए मैं तैयार हूं। वो दो लोग हैं, वो आपके ऊपर जब देखिए स्क्रीन में, आपके दाहिने हाथ बैठे हैं, एक विधायक आप और एक राकेश त्रिपाठी जी। ये नहीं मानेंगे, ये कतई नहीं मानेंगे, क्योंकि इनकी राजनीति का जो मोटिव है और जो बेस है वो यही है। भाई पूरा हिंदुस्तान इस वक्त इनकी बुलडोजर नीति के खिलाफ है की राजनीति, और सब जा रहे हैं वहां। कल तो आप संजय सिंह के सामने बोला वो अरविंद केजरीवाल साहब नहीं बोले, धन्यवाद, नहीं गया। थैंक यू। वो आम आदमी पार्टी के जो संजय सिंह के सामने तो आवाज नहीं गया। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। डिबेट ओवर, थैंक यू। संजय सिंह साहब जवाब ही नहीं दिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। डिबेट ओवर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहनों भाइयों आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।